अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में एक मामला जो पिछले कई अरसे से सर उठा चुका था और जो मौजूदा हुकूमत है इसको लेके खासी एग्रेसिव स्टांस रखती थी। इससे पहले जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं ऋषि सुनाक, उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आने वालों को रोका जाएगा और हर मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। इसी ज़िम्न में कंजर्वेटिव की जो हुकूमत है इन्होंने रवांडा पॉलिसी भी लाई, लेकिन रवांडा पॉलिसी पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं, उनकी जानिब से खासी इनको मज़ाहमत भी करनी पड़ी। फिर मामला अदालत में भी रहा, अदालत में भी चैलेंज हुआ और अब बरतानिया में जो पनाह के मुतलाशी वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया दाखिल होते हैं उनकी राहें मजदूद करने के लिए पार्लिमान में कानून को भेज दिया गया है। इस कानून की मंजूरी के बाद छोटी कश्तियों के ज़रिए मुल्क में दाखिले के ख्वाह अफराद की पनाह की दरख्वास्तें रद्द करने समेत उन्हें रवांडा या उनके आबाई वतन वापसी की राह हमवार हो सकेगी। बरतानवी पार्लिमानी अरकान ने एतराज़ात के बावजूद बरतानिया में मुहाजिरीन की पनाह की दरख्वास्तों के हक़ को महदूद करने की एक करारदाद मंजूर कर ली है। इस करारदाद को पार्लिमान की ज़ेरी शाख ने 230 के मुकाबले में 289 वोटों से मंजूर किया है। इसके बाद इस करारदाद को दारुल अवाम से दारुल उमरा भेजा जाएगा, जहाँ शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने इस कानून को अपने तरजीहाती मंशूर का हिस्सा बनाया था। बरतानिया में पनाह के मुतलाशी अफराद की राहें मजदूद पार्लिमान में कानून को भेजने के बाद बहुत से जो अपोजिशन की जमातें हैं, बिलखुसूस जो लिब डेम है या लेबर पार्टी है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और वो इसको बरतानवी रिवायात और बरतानिया के जो दुनिया भर में एक फ़लाही और सोशल वेलफेयर रियासत का जो इमेज है उसके मुतासर होने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर इसकी पॉलिटिकल बात देखी जाए, जो सियासी एतबार से मौजूदा हुकूमत है ये जमात फार राइट को इंडोज़ करती है और इसलिए पॉलिटिकली शायद कंजर्वेटिव को इसका फ़ायदा हो। बरतानिया में और भी बहुत से बहरान हैं जो जन्म ले चुके हैं जिसकी वजह से मौजूदा हुकूमत तनकीद की जद में है, लेकिन ऐसे इक़दामात जिनसे गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोग बरतानिया में उनका आना बंद हो सके या आने के बाद उनके लिए आसानी के बजाय मुश्किलात पैदा हों, क्या ये वाक़तन सियासी फ़ायदा देगी आइंदा इलेक्शन में मौजूदा हुकूमत की जमात को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इस सारे मामले को लेकर ख़ासी आवाज़ें भी उठ रही हैं बरतानिया के अंदर, जहाँ बहुत से क्राइसिस हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये कोई इतना तरजीही काम नहीं है, पहले उन क्राइसिस से निपटा जाए और उसके बाद ये सब किया जाए। साथ ही साथ जो रशिया यूक्रेन वार के नतीजे में लोग यूक्रेन से आ रहे हैं, बरतानिया में रहने वाले कुछ हलकों का ये भी कहना है कि बरतानवी हुकूमत उनको बहुत ओवरवेलमिंग वेलकम कर रही है, उनके लिए इंतज़ामात बड़े अच्छे हैं। लेकिन क्या रीज़न है कि दूसरे ममालिक के रहने वाले जो अपने मुल्क में तंग हैं, अपने मुल्क में जिन पे ज़मीन तंग कर दी गई है, वो अगर बरतानिया आते हैं तो उनके लिए ऐसा ओवरवेलमिंग किस्म का वेलकम क्यों नहीं है या इंतज़ामात क्यों नहीं हैं? बहुत से लोग इसको जो अमेरिका और बरतानिया का ताउन है बहुत से मामलात में उसकी उस पहलू पे भी बात करते हैं कि ऐसे बहुत से काम है कि शायद जो बरतानिया के नहीं बल्कि दूसरे ममालिक का बरतानिया की हुकूमत बोझ उठा रही है। इन्हीं सारे मामलात पे हम बात करेंगे। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अवान साहब आपका। असलम शेख साहब माहिर क़ानून हैं, शेख साहब आपका शुक्रिया। बैरिस्टर अख्तर गोंदल साहब माहिर क़ानून हैं और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आप भी माहिर क़ानून हैं। बरतानिया से हमें तमाम मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, अब ये मामला पार्लिमान में जा चुका है और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं वो इसकी मंजूरी दे चुके हैं और कॉमन्स जो हैं अब उन्होंने मेरा ख्याल जो अपर हाउस है उसने ये मंजूरी देनी है। क्या आसानी से हो जाएगा दारुल उमरा में ये बिल मंजूर? देखिए, पार्लियामेंट से तो सारा मंजूर हो चुका है, वहाँ पे चूँकि मेजोरिटी है टोरी पार्टी की, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पे जो है वो कई दफ़ा माजी के अंदर पहले भी ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जो बिल हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं, वहाँ पर मंजूर नहीं हो पाते। तो अब ये टोरी पार्टी के लिए भी चैलेंज है कि क्योंकि टोरी पार्टी के अपने भी जो अरकान हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल के ऊपर, और दूसरा लिबरल पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट तो हैं ही, उनको तो ज़ाहिर है, लेकिन इनके भी अपने अरकान हैं, तो इसलिए चांसेस तो हैं कि ये वहाँ पर मंजूर नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे भी ये बड़ी बात बताऊं आपको कि ये जो जितनी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं और इमिग्रेशन वाच लोग हैं वो बहुत स्ट्रांगली कंडेम भी कर रहे हैं इस बिल को और इसको रिजेक्ट भी कर चुके हैं। और बड़े मुजाहरे भी होते हैं, होम ऑफिस के बाहर भी मुजाहरा होता है, इसके अलावा
ये जितने भी इमिग्रेशन के दीगर ऑफिसेज हैं वहां पर भी लोग मुजाहरे करते हैं, और जो मुजाहिरीन होते हैं उनमें ना सिर्फ इमिग्रेंट्स होते हैं बल्कि आम जो ब्रिटिश सिटीजन है, ज़ाहिर है जिनका कोई कंसर्न नहीं है, वो ऑलरेडी ब्रिटिश सिटीजन है, उनको इससे कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन वो भी सरापा एहतजाज है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस बिल के साथ, अगर ये मुकम्मल इम्प्लीमेंट होता है तो इससे जो है वो बरतानिया ज़ाहिर है एक अलंबरदार है इंसानी हकूक़ का, और इस कंट्री के अंदर भी अगर इंसानी हकूक़ की इस तरह खिलाफ वर्जियाँ होंगी तो मेरा ख्याल है सवाल उठेंगे, और यही वजह है कि इस बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइडली जो है वो तनकीद की जा रही है, और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी इसके ऊपर तनकीद की जा रही है, बरतानिया के अंदर भी की जा रही है। तो दूसरी बात है कि अभी ये बात है भी कि अभी अगला साल इलेक्शन का साल है, बरतानिया के अंदर जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, और टोरी पार्टी को पहले ही काफ़ी जो है वो चैलेंजेस का सामना है, और जो उनकी होम सेक्रेटरी है स्वेला ग्रोवमैन, उन्होंने इस तरह का कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो पेश करके जो है पार्टी की मेरे ख्याल से मुश्किलात के अंदर जो है वो इजाफा किया है। जी सही है। असलम शेख साहब, अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, बारहा हमने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया है, लेकिन अल्टीमेटली ये लग रहा है ऋषि सुनाक और उनकी पार्टी की जो सेंस है वो प्रिवेल कर रही है, और ये मंजूरी कॉमन से हो गई, हाउस ऑफ लॉर्ड में जाएगा। ह्यूमन राइट्स या इमिग्रेशन वाच डॉग्स अपनी जगह अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं, मामला ये अदालतों में भी रहा, लेकिन हुकूमत अपना कर रही है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे या आफ्टर मैथ्स इसके क्या होंगे, ये अनफोल्ड जाके इन पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा या नेगेटिव इसके पहलू ज़्यादा हैं? देखिए, जैसे कि हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि सूरत हाल बरतानिया में अब अगला साल इलेक्शंस का है, और टोरी पार्टी और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के पास इस वक्त ब्रिटिश अवाम को बेचने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई इनके पास अपनी कारकर्दगी है, ना इन्होंने फाइनेंशियल कोई इश्यूज जो हैं बरतानिया के अंदर दुरुस्त किए हैं, ना ही इन्होंने NHS के मामला ठीक किए हैं, ना ही कम्युनिटी के और मसाइल को हल किया है। सिवाय सियासत के इन्होंने अपना टाइम पूरा किसी और काम में नहीं किया। अब इमिग्रेशन का मसला ये है कि इमिग्रेंट्स जो हैं सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो उनका कोई माई बाप नहीं होता, सिवाय इसके कि इंटरनेशनल लॉयर्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स जो हैं, वो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं वो इसके लिए आवाज़ उठाती हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट इस मोम की नाक को जिस तरफ चाहे मोड़ लेती है। टोरी पार्टी का ये मामला है कि अब वो सिर्फ वाइट वोटर्स जो हैं उनको कन्विंस करने के लिए, उनके सामने एक इशू रखने के लिए कि हमने हार्श तरीन स्टेप्स उठाए हैं, और उसके बाद हमने इमिग्रेंट्स को यूके में आने के लिए इतनी मुश्किल कर दिया है कि लोग आ नहीं सकते। और आप देख लें कि एक साल के बाद अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो ये बिल जो है वो रद्दी की टोकरी में चला जाएगा, क्योंकि नई गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली इस बिल के साथ कैरी ऑन नहीं करेगी। इसके साथ साथ हमने देखना है कि पिछले हफ्ते जो इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शन में लोकल काउंसिल के जो इलेक्शंस थे उनके अंदर जो टोरी पार्टी को बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है। तो ये भी देखना है कि वो शिकस्त जो है अब उसको भी पूरा करने के लिए सिवाय इसके कि वो इस किस्म का एक मतनाज़ा बिल पार्लियामेंट में रखें, और उसका जो है शोर जो है वो वाइट ब्रिटिश जो हैं उनके सामने रखा जाए, ब्रिटिश कम्युनिटी के सामने रखा जाए, और ये बताया जाए कि हम ब्रिटेन को सेव कर रहे हैं। हमने अगर ब्रिटेन को ब्रेक्जिट दिया है तो हम उसके बाद ब्रिटेन को मज़ीद बॉर्डर को सेव कर रहे हैं, और सिवाय इसके इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के मेरी नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। और जो वोटर्स हैं वो उन्होंने ऑलरेडी मूड अपना सेटअप कर लिया है। गुज़श्ता 14 साल से इस पार्टी की हुकूमत है, और हम देख रहे हैं कि बरतानवी मुआशरे में, मईशियत में, सेहत के मामलात में, स्कूलिंग में, तालीम के शोबे में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आई, सिवाय इसके कि इन्होंने कट्स लगा के पुलिसिंग कम कर दी है। इसके अलावा इन्होंने सेहत के शोबे में तबाही मचा दी है। इसके अलावा तालीम के शोबे में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। तो ये एक इनका आखिरी हरबा है कि इमिग्रेंट्स को आखिरी टाइम के ऊपर आकर इतना लॉ को तंग कर दिया जाए ताकि लोगों को मुश्किलात होंगी इमिग्रेंट्स को, और शायद उससे ये अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकें और उनके लिए कुछ खातिर ख्वाह सीटें निकल सकें। इसके अलावा कोई मेरे हिसाब से इस बिल का मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब अख्तर गोंदल साहब, अगर ये कानून बन जाता है तो उसके बाद तो फिर इस पर अमल दरामद लाजमी हो जाएगा, तो फिर ये कैसे, मतलब असलम शेख साहब की बात से आप एग्री करते हैं कि इस बिल का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा? थैंक यू वेरी मच जी। मैं असलम शेख साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड से भी मेरी नज़र में पास तो हो जाएगा। इसको पास होने के बाद जब ये अपना इम्प्लीमेंटेशन इसकी आएगी, उसमें इस बिल को दैट बिल विल फेस लीगल चैलेंजेस एंड लीगल कम्प्लेक्सिटीज, जिस तरह की रवांडा के केस में हुआ। अब देखना ये है कि इस बिल जो है पास होने के बाद क्या ये बिल जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है और जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, क्या ये बिल उससे के कंपैटिबल है या नहीं है। अब जितनी भी ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो रिफ्यूजी कमिश्नर है UNHCR है, उन सब ने अपने प्रोफाउंड कंसर्न शो किए हैं कि दिस वुड अमाउंट टू बैन ऑन असाइलम, दिस बिल विल टेक द राइट ऑफ असाइलम सीकर्स टू क्लेम असाइलम इन द UK। गवर्नमेंट को ये बिल पावर देता है कि वो जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की रूलिंग्स हैं उनको साइड स्टेप करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, जिस तरह उन्होंने रवांडा का बिल पास किया। लेकिन जिस तरह रवांडा का जो बिल है वो भी लीगल कम्प्लेक्सिटीज में वो फ्लाइट नहीं जा सकी और वो ह्यूमन राइट्स की ब्रीच प्रूव हुई। अभी तक वो लीगल कम्प्लेक्सिटी में फंसा हुआ है। इसी तरह ये जो बिल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी मुश्किल होगी। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो टोरी पार्टी है, अगला साल इलेक्शन का है, तो उन्हें कुछ ना कुछ इलेक्शन में सेल करने के लिए चाहिए, क्योंकि यूके में आप जानते हैं कि ऑलरेडी यूके फाइनेंशियली शेकन है। यूके में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो NHS के क्राइसिस हैं, तो गवर्नमेंट उनको तो सॉर्ट आउट नहीं कर सकी। लेकिन ये एक बड़ा जो यूनाइटेड किंगडम में इमिग्रेशन का इस तरह का कोई जो डिसीजन होता है वो बड़ा पॉपुलर होता है, और जो गवर्नमेंट है क्लोज टू द इलेक्शन उसको बड़े अच्छे तरीके से जो अवाम है उनको ये बता के वोट हासिल करने में काफ़ी हद तक जो है ना वो पॉपुलर अपने आप को साबित करती है। लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो मेरा लीगल एक्यूमेन है, जो मेरा लीगल नॉलेज है, वो ये कहता है कि ये मेरे ख्याल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो लीगल चैलेंजेस में फंस जाएगी और ये चैलेंज और कोर्ट की। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि लीगल चैलेंजेस में फंस जाएगी, मैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आपसे जानना चाहूँगा, दोनों हाउस अगर इसको मंजूर कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, और अगर ये बाज़ाब्ता एक कानून बन जाता है तो उसके बाद इसको चैलेंज किया जा सकता है? अगर किया जाता है तो किस लेवल की अदालत में किया जाता है, और क्या इसकी कोई रिवायत मौजूद है कि पार्लियामान का कानून हो और उसको अदालत जो है वो सेटिसाइड कर दे? ये भाई साहब मुझसे पूछते हैं? जी, अमजद मलिक साहब से। बहुत शुक्रिया। जैसा कि शेख साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि क्योंकि हम इलेक्शन साल में जा रहे हैं और इमिग्रेशन हमेशा ही टाइप टैबलॉइड्स को हिट करता है, और इमिग्रेशन के ऊपर चूंकि मदाफित जिनके ऊपर बन रहा था उनकी तरफ से कम होती है, तो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी और इस मामले में तो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जो हाई प्रीस्ट हैं वो बोले हैं कि आप इसको ग्रेट डैमेज करेगा बरतानिया की रेपुटेशन को। अगर हम इसको जरा देख लें कि क्या वजह है कि हम इसके ऊपर तनकीदी जायजा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम गैंग मास्टर्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, यानी उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, ह्यूमन स्मगलर्स के ऊपर हाथ उठाना चाह रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, क्रैकडाउन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो कानून ला रहे हैं उसका मतलब ये होगा कि अगर उनके जरिए कोई बोट के जरिए हमारे साहिल पे आएगा तो हमें ये इख्तियार होगा कि हम उसको वहीं से बाहर भेज दें, अंदर ही ना दाखिल हो, उसको इलीगल एंट्रेंट करार दे के अगर लाएं भी तो सजा दें, बल्कि उसको वहीं से हम रवांडा भेज दें, सूडान भेज दें, इधर भेज दें, उधर भेज दें। यानी बरतानिया के अंदर जो एक मुसलमा यूनाइटेड नेशन का असूल है जिनीवा कन्वेंशन 1951 के तहत कि आप अंदर दाखिल हों, हाथ खड़े करें, आपको प्रोसेस किया जाए, आपका इंटरव्यू किया जाए, मेडिकल रिपोर्ट ली जाए अगर जरूरी है, और आपकी दादरसी के लिए आपकी कहानी सुनकर फैसला दिया जाए। वो पूरा प्रोसेस जो है
वो कहते हैं सर्कमवेंट करके आपको वहीं से निकाल देंगे। पहले तो बोट ही ना अंदर दाखिल होने दी जाए, अगर आप इलीगल एंट्रेंट है तो वहीं से पकड़ के आपको किसी थर्ड कंट्री में जाके आपका ट्रायल या आपका जो चलाना है वो चलाया जाए। इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं कि अमीर मुल्क होने के नाते इस तरह का आप अगर रवैया रखेंगे तो गरीब ममालिक तो फिर वैसे ही हाथ खड़े कर देंगे। तो जो लोग लुटे पटे आते हैं या जो जिन मुल्कों में आप जाके जगह छेड़ते हैं और वहां से फिर इन्फ्लक्स आता है, अगर आप एक दो चंद मुल्कों में ही भेजना शुरू कर देंगे और बरतानिया और अमेरिका अपना हिस्सा नहीं डालेंगे तो क्या आप मैसेज देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जी आप हमारे घर में ना आए लेकिन हम आपके घरों में दखल देते रहे। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन आवाज उठा रही है। हल क्या है? मेरे ख्याल में कोटा सिस्टम की तरफ जाएं, ब्रेग्जिट के पोस्ट ब्रेग्जिट इनको जहां से वोटें आती हैं जिन साहलों से उन ममालिक से मुआहदे करें, अग्रीमेंट करें बाकायदा कंट्री टू कंट्री। इनका बहुत पुराना डबलिन कन्वेंशन था कि 5 मुल्कों में से कोई भी हमारे मुल्क आएगा तो जहां पहले आया है वहां भेज देंगे। फ्रांस के साथ वो मामला बेहतर करने चाहिए कि वहां उनके साहल से जब लोग इधर आते हैं तो मेरे ख्याल में वहां पे इनको बेहतर कुमक फराहम करनी चाहिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो इधर को धकेल दें, हम उनकी तरफ धकेल दें, उसकी बजाय हमें केस टू केस। सही है। मैं मलिक साहब आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। गुलाम हुसैन अवान साहब ये बताइएगा कि ये बिल जो पास हो रहा है, बात यहाँ पे एक जो हम ये देख रहे हैं, एक बात पे जो सबका इत्तेफाक है वो ये है कि इसका पॉलिटिकल मोटिव ज़्यादा है। बतौर जर्नलिस्ट आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? क्या ये पॉलिटिकली मैसेज को ये बात अट्रैक्ट कर रही है कि ऋषि सुनाक एंड गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है? बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी जनरल इलेक्शन जो है वो करीब आते हैं तो जो पार्टी जिसको पता है कि उसका जो पॉपुलर वोट है वो कौन से लोग हैं और उनको कौन सी चीजें अट्रैक्ट करेंगी, तो वो उस तरह के फैसले जरूर करते हैं। आप भारत के अंदर भी देख लें, जब भी इलेक्शन आते हैं तो एंटी पाकिस्तान सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। वो एंटी पाकिस्तान कोई ना कोई बयानात, कोई मतलब इस तरह के मामला शुरू कर देते हैं जो कि अपने आप को नेशनलिस्ट जाहिर करके जो है वो फिर लोगों से वोट लेने की जाहिर है वो कोशिश की जाती थी। इसी तरह यहाँ पर जैसे कुछ लोग समझते हैं कि ब्रिटेन फर्स्ट है, या जो ब्रिटेन के यहाँ पे मकामी लोग हैं उनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, उनको जो है वो हर काम के अंदर मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाए। और यही वो कहते हैं जी इमिग्रेंट्स जो हैं वो इस मुल्क के लिए जो है वो वसाइल खाते हैं या बेहतर नहीं है। तो इसीलिए वो जो जैसे टोरी गवर्नमेंट की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो जो है वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके बारे में कोई ज्यादा अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाते। तो अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह के फिर जरूर काम करते हैं ताकि वो ये बता सकें कि हमने जो है वो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को या दूसरे इमिग्रेंट्स को जो है वो कम करने के लिए किस तरह के इकदाम किए हैं। क्योंकि ये पार्टी हमेशा से जो है वो इमिग्रेंट्स के जो इलीगल स्पेशली मैं कहूँगा उनके खिलाफ जो है वो इनकी हमेशा से पॉलिसीज रही हैं। और अभी भी आप देखें, पहले रवांडा वाला हुआ, फिर अब कहा जा रहा है कि ये जो समुद्र के अंदर ही जो जहाज होते हैं वहां पर असाइलम सीकर्स को रखा जाएगा जो वहां से आएंगे और उनका केस का फैसला करके वहीं पर फैसला कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो ऐसे फैसलों को कहती हैं कि ये दुनिया के किसी मुल्क में भी ऐसे फैसले नहीं हो रहे या इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता, तो बरतानिया को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं या जो उनके अपने वोटर्स हैं उनको ये बातें हो सकता है अट्रैक्ट करती हों, इसीलिए वो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम इस तरह के जो बयानात दे के, इस तरह की कवानीन बना के हम अपने वोटर्स को जो है वो खुश कर सकते हैं और जो है वो ज़ाहिर है इलेक्शन के अंदर कामयाबी भी ले सकते हैं। सही है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। असलम शेख साहब, ये बताइएगा, जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का सिग्नेटरी है बरतानिया, क्या प्रेशर नहीं आता गवर्नमेंट पे या कोई इमारात या कोई इंसेंटिव्स जो इस कन्वेंशन की वजह से मिले होते हैं वो वापस नहीं ले लिए जाते, या बरतानिया इज़ एनफ स्ट्रॉन्ग कंट्री कि वो ऐसा करे तो उस पर कोई असर ही नहीं होता? नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बड़ा सॉफ्ट लॉ है। उसकी मसला ये है कि बरतानिया एक सुपर पावर है और माजी में भी ऐसा ही रहा है।
लेकिन जब इंटरनेशनल आप किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रीटी है, उसको आप वायलेट करते हैं, उसको आप खातिर ख्वाह अपनी पॉलिसीज़ के अंदर जो है उनको उसको पीछे धकेलते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, क्योंकि आसान हदफ हैं इमिग्रेंट्स ब्रिटेन के अंदर और इनका पीछे से सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है। अब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब बैठे हैं, बड़े प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं, इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं इस बारे में। तो इस किस्म के जो लॉयर सामने आते हैं और तंजीमें सामने आती हैं, तो वही इन चीज़ों को चैलेंज करती हैं, जिसका रास्ता हमें अख्तर गोंदल साहब ने भी दिखाया कि ये अगर कानून बन भी गया तो इसका जो राहें बड़ी मखदूद हो जाएंगी, क्योंकि ये जब कोर्ट्स के अंदर आएगा डेफिनेटली जब भी ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके नतीजे में जो फैसला आएगा वो फैसला जो है फौरी तौर के ऊपर बरतानवी अदालतों में जाएगा और उसके ऊपर फिर माहिर कवानीन हमारे बैठे हुए हैं, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स बैठे हुए हैं, अदालतें बैठी हुई हैं, अदलिया जो बरतानिया के अंदर हम सब जानते हैं कि वो बहुत आज़ाद हैं। वो इसके अंदर जो पॉलिटिकल मोटिवेशन है उसको भी देखेंगी, उसको भी स्मेल करेंगी। इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है जिनका हवाला आपने दिया, जेनेवा कन्वेंशन है, उसके अलावा डबलिन कन्वेंशन है, उसके अलावा और बाकी मामलात जो हैं इंटरनेशनली पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उन सब चीज़ों को देखेंगी और उसके बाद वो इन सहूलियात को देखेंगी जो बरतानिया ने कमिट की हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो अपने सरहदों पर, अपने साहिलों पर आने वाले ये जो बेजारो मददगार रेफ्यूजीज़ हैं, पनाहगज़ीन हैं, उनके साथ इन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई हुई है। अगर ये सारी ब्रीचेज़ होंगी, ये सारी खिलाफ वर्जियाँ होंगी तो डेफिनेटली अदालतें जो हैं वो बरतानवी सॉइल के ऊपर किसी किस्म की नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमने माजी में देखा बहुत से मुकदमात में बहुत बड़े बड़े जुर्माने हुए होम ऑफिस को और बरतानवी जो इस तरह के कवानीन हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो बड़े पुरुद है कि अगर ये हरकत की जाती है और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए और एज ए स्टंट इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अदालतें उसको प्रूव करेंगी और ये मामला आगे चलेगा। ये जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे और उसके बाद इसका असल में जो फ्यूचर है वो तय करेगा इलेक्शन जो है कि आया कि गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को देखेंगे कि इस किस्म के जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के पर मबनी हैं और जो बेसिक बुनियादी हक जो है हर किसी शख्स का बरतानवी सॉइल के ऊपर, बरतानवी जो अपना बरतानिया के अंदर कि उसको मुकम्मल आज़ादाना कानून और इंसाफ की जो प्रोटेक्शन मिलेगी, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ होगी तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें उसको प्रूव करेंगी और वो सस्टेन करेगा। सही है। अच्छा अख्तर गोंदल साहब, अब एक तो पहलू है इंसानी हमदर्दी का और एक तो बहुत से लोगों का इस बात पे इत्तफाक है कि ज़्यादातर वो लोग गैर कानूनी तरीक़े से बरतानिया में दाखिल होने की कोशिश करते हैं या हिजरत करते हैं जिनके लिए अपने मुल्क में हालात साजगार नहीं रहते। वो कोई भी रीज़न हो सकती है, वो जंग भी हो सकती है, मुआशी हालात भी हो सकते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसमें डंकी लगा के जाना या गैर कानूनी तरीक़े से जाना, ये एक आसान ज़रिया भी तो समझा जाता है। तो ये तो एक आलमी मसला है ह्यूमन स्मगलिंग। तो अगर बरतानिया ऐसी पॉलिसीज़ ला रहा है कि जिससे इस ह्यूमन स्मगलिंग की किरदार कशी हो तो इसमें आर क्या है? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई भी जो कंट्री है अपने बॉर्डर प्रोटेक्ट करने का उसका राइट है। और दूसरा ये है कि इन द पास्ट जो मेन तो इसमें इशू स्मॉल बोट्स का ही है ना, ये स्मॉल बोट्स पे जो लोग आते हैं उनमें काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने लॉस्ट देयर लाइफ। इट इज़ अ डेंजरस इशू आना, मतलब स्मॉल बोट्स पे इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन बात ये है कि मेन इशू तो है स्मॉल बोट्स में आने वाले लोगों को रोकना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। तो व्हाई डोंट यू गेट अनदर वे टू डू दिस? इस तरह के अमजद मलिक साहब ने एक सजेशन दी है कि जिन कंट्रीज के साहिल से ये लोग उन कश्तियों में आते हैं उनसे एग्रीमेंट किया जाए, उनको वहाँ बैठने से रोका जाए, रादर दैन कि आप एक इस तरह का कंट्रोवर्शियल बिल ला रहे हैं जो कि जितने भी रेलेवेंट कन्वेंशंस हैं उनको ब्रीच कर रहा है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी डिफिकल्ट है। तो जब ये मामला देखें, कोर्ट तो
कोई भी जो कानून पास होता है जब वो फिर कोर्ट में चैलेंज होता है तो कोर्ट तो उसकी लीगैलिटी देखती है, उसकी कंपैटिबिलिटी विद रेलेवेंट कन्वेंशंस देखती है। इस बिल का तो जो सेम अपराइटली नजर आता है वो तो यही है कि डिटेन एंड डिपोर्ट, जो भी बंदा वाया दिस वे यानी इर्रेगुलर वे आता है उसको डिटेन करो, उसका अगर वो क्लेम करता है दैट क्लेम वुड बी इनएडमिसिबल और उसको वापस डिपोर्ट करो। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर इस मुल्क में, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन ममालिक से आते हैं जिनमें जेन्युइनली जंगें होती हैं, तो लास्ट ईयर इस मुल्क में जो स्मॉल बोट से लोग आए हैं उनमें 70% जो लोग आए थे वो वार टोन कंट्री से आए थे जिनमें जंगें थी, जिनमें अफगानिस्तान है, जिनमें सूडान है, जिनमें सीरिया है, यानी इस तरह के कंट्री जिनमें जेन्युइनली प्रॉब्लम है। और उन 70% में जो 90% असाइलम क्लेम थे वो सक्सेसफुल हुए। इसका मतलब ये है कि जो 90% लोग थे उनका क्लेम जो है वो जेन्युइन था, उनकी जो क्लेम की रीजन थी वो जेन्युइन एंड कंपेलिंग थी। तो जब आपको ये पता है कि मेजॉरिटी लोग जो इस मुल्क में उन कंट्री से आते हैं और वो असाइलम क्लेम करते हैं, उनका एक जेन्युइन इशू है, तो रादर देन पासिंग अ बिल विच इज कंट्रोवर्शियल, आपको ये इस तरह कोई अनदर वे, कोई भी अनदर वे आप अडॉप्ट करें जिससे उनको आप रोक सकें। और आपने इन द पास्ट काफी सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, सच एज रवांडा जो बड़ा रीसेंट एक्सपेरिमेंट है, वो नहीं कामयाब आपका हो सका। और दूसरा ये है कि इस बिल में जो कुछ प्रोविजंस हैं वो ये कह रही हैं कि जी जब वो इस मुल्क में आएंगे हम उनको डिटेन करेंगे, अगर वो क्लेम करते हैं तो वो इनएडमिसिबल होगा, हम उनको डिपोर्ट उनके अपने मुल्क में करेंगे या सेफ थर्ड कंट्री में करेंगे। अगर वो समझते हैं कि सेफ थर्ड कंट्री रवांडा है तो रवांडा का तो यूके के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कैसे सेफ कंट्री है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये देखना होगा और ये बिल जो है मेरी नजर में इट वुड बी जस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल स्लोगन। सही है। अच्छा अमजद मलिक साहब, ये बताइएगा कि अब असाइलम की बात है और ये बिल आ जाता है कि जिस तरह ये बात भी कर रहे थे गोंदल साहब की डिटेन एंड डिपोर्ट वाला सीन है, लेकिन असाइलम सीकर जो हैं या असाइलम की जो एप्लीकेशन से बैकलॉग उसका इतना तवील है, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो इसकी क्या रीज़न है? मतलब अब क्या अगर इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, एप्लीकेशंस ज़्यादा आ रही हैं, तो असाइलम के लोग जो अप्लाई कर रहे हैं कैसे उनको मतलब एफिशिएंसी कैसे की जाए कि जल्दी इन एप्लीकेशंस को एंटरटेन किया जाए, एक बात। और दूसरा ये बताइएगा कि ये तो हुकूमत पर बोझ तो हैं, जब ये आ जाते हैं हुकूमत ने इनको रिहाइश भी देनी है, हुकूमत ने इनकी कस्टडी भी करनी है, तो ये तो आई थिंक इकनॉमिकली तो फिजिबल है गवर्नमेंट का ये प्लान के लोग आएंगे ही नहीं तो हमारा इतना खर्चा ही नहीं होगा। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अख्तर साहब की बात को बढ़ाऊंगा कि डिटेन एंड डिपोर्ट आप करते हैं जिसके पास कागज हों, तो डिटेन एंड डिपोर्ट कागज जिसके पास नहीं होंगे तो उसका तीसरा भी ऐड कर लेंगे एंड साइन पोस्ट कि आप किसी तीसरे मुल्क के हवाले करें क्योंकि आप अंदर दाखिल उसको कर सकते हैं। लेकिन इंसाफ को किसी के हवाले थर्ड पार्टी के साइन पोस्ट नहीं किया जा सकता कि जी ये मेरे घर का मामला है, इंसाफ आप मेरी जगह पे आप कर दे, रवांडा वाले इंसाफ कर दे क्योंकि हम यहाँ इंसाफ नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं होता। दूसरी बात ये कि आप अपनी जिम्मेदारी किसी तीसरे मुल्क को नहीं दे सकते और यही अदालतों में जाएगा और इसी ऑल्टर पे ये चैलेंज होगा कि क्या ये बिल इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। मुझे लगता है कि है। आर्टिकल 3 फ्रीडम ऑफ टॉर्चर, आर्टिकल 5 फ्री लिबर्टी, आर्टिकल 6 फेयर ट्रायल, आर्टिकल 8 फैमिली प्राइवेट लाइफ, आर्टिकल 9 मजहबी आजादी, आर्टिकल 10 अजहारे राय, ये सब के खिलाफ है कि किसी का भी कोई मसला होगा और आप उसको रवांडा उठा के भेजेंगे जहां पे शायद उनके मजहबी और कल्चरल तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो डिफरेंट हो बरतानिया की निस्बत और उसको उस लाइटली ना ले, सख्त लें और उसको उसके साथ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो तो वो बरतानिया जिम्मेदार हो। अब आते हैं आपकी बात की तरफ। बैकलॉग भाईजान 5-6 लाख का बैकलॉग है ही इसलिए कि इनके पास वो बंदे हैं जो 10-10 सालों से सिस्टम में पड़े हुए हैं। ये कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं, पिछले कानून का ऑडिट नहीं करते, फिर नया कानून ठोक देते हैं। उन लोगों को ना तो वो पाकिस्तान या बरतानिया से बाहर कहीं से भी वो आए हैं
चाहे सीरिया से आए हैं, सोमालिया से आए हैं, इराक, लीबिया से आए हैं, या ना तो उनको वापस भेज सकते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ना वो रख सकते हैं क्योंकि वीजे नहीं दिए, उनके कोर्ट प्रोसीजर में हार चुके हैं, और ना ही उनको वो काम की इजाजत देते हैं कि वो यहाँ रह लें और काम करें। अगर उन्हीं लोगों का बोझ कम करना है तो 5-5 साल के अगर वो वर्क परमिट दे दिए जाएं उनको, तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और काम पे लग जाएंगे और टैक्स भी आएगा। ये फोन अ फ्रेंड और टेक्स्टों के जरिए उनको बाहर तो निकालना चाहते हैं, उसी पैसे को उनको लीगलाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक सॉफ्टवेयर मैसेज जाएगा बाहर वाली कम्युनिटी को कि आप आ जाएं, 8-10 साल रहेंगे तो आपको कभी ना कभी रहने की इजाजत मिल जाएगी। और ये जाहिर है टोरी इस वक्त जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार पार्टी है उनके मफाद में नहीं है कि वो ऐसा लीनियंट या लो हैंड शो करें ब्रेग्जिट के बाद कि जैसे कि उनको काम करने वाले वर्कर की जरूरत है। हालांकि अगर आप इंडस्ट्री देखें, केयर होम इंडस्ट्री देखें, NHS देखें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री देखें, रेस्टोरेंट और बाकी देखें, यहाँ पे काल पड़ा हुआ है, शॉर्टेज है इस वक्त। ये मांग के बंदे बाहर से लेके आ रहे हैं। और आज भी एक स्टडी आई है कि नया जो कानून है इमिग्रेशन बिल, ये 25,000 कर देंगे वर्कर की तनख्वाह, और 16, 17, 18,000 पाउंड काम करने वाले लोग जो है या तो वीजों से जाएंगे या वो आ नहीं सकेंगे। और वो ऐसे सरापा एहतजाज है कि आप इसको तनख्वाह को 25,000 पाउंड सालाना ना करें, इससे केयर होम इंडस्ट्री जो है बुरी तरह मुतासर होगी। तो ये वो चीजें हैं जो हम डेली देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये बिल एंड अप होगा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं अदालतें जो हैं उसका इजहार करेंगी। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी अपने शोर पे आने वाले को जिनीवा कन्वेंशन, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और इंसानी हकूक़ के तहत विक्टिम को सजा यू कांट शूट अ मैसेज है। आप पकड़ें ह्यूमन स्मगलर्स को और उनके खिलाफ वीक नहीं करें। कानून मौजूद है, फैसिलिटेटिंग इलीगल एंट्रेंट 6 साल सजा है, सेक्शन 25 के तहत इलीगल आदमी को वैसे ही सजा दी जा सकती है। तो आप उन जो लेके आते हैं कॉन्स्पिरेटर हैं, साजिशी हैं, लेकिन आप विक्टिम को सजा ना दें, इस तरह तो आप गलत मैसेज देंगे कि वो बाद में वो फिर भी बच जाएंगे और विक्टिम जो है वो मारे जाएंगे और ना इधर के रहेंगे ना उधर। जी ठीक, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, अब कॉमन्स में तो ये 230 के मुकाबले में 289 से पास हुआ, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या कंपोजिशन है और ये तमाम रीडिंग्स बआसानी पास हो जाएंगी? देखें फैसल, थोड़ा प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन आमतौर पे जैसे मैंने कहा माजी के अंदर भी ऐसा हुआ है कि चूंकि वहां पर जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर सारी जमातों के जो है ना लोग जो लॉर्ड्स हैं वो मिक्स्ड होते हैं, और दूसरी बात यह है कि इनके जो अपने टोरी पार्टी के वो भी काफी खिलाफ हैं इस इमिग्रेंट्स के हवाले से जो बिल है ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वहां पर पास ना हो। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से वैसे बैरिस्टर अमजद मलिक साहब को भी मशवरा देना चाहूंगा कि ये पहले भी माजी के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर को बरतानिया की जो जितने प्राइम मिनिस्टर गुजरे उनको खतूत लिखते रहे हैं इमिग्रेंट्स के हवाले से, इनको तजावीज भी देते रहे हैं कि आप इनको एक जनरल एमनेस्टी या काम करने की जो है उनको इजाजत दें। तो इस हवाले से भी इन्हें चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को जरूर खत लिखें और उन्हें कहें कि आप चूंकि ह्यूमन राइट्स के बड़े मायनाज यहाँ पर हमारे सोलिसिटर हैं, इनको चाहिए कि ये खत लिखें और उनको बताएं कि ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और ये बिल अगर ये पास भी हो गया तो इससे बरतानिया का जो तशख्खुस है ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो खराब होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बैरिस्टर साहब इस पर गौर फरमाएंगे और जरूर खत लिखेंगे। और जो दूसरी बात आपने की कि अगर ये बिल पास हो भी जाता है ना, तो फिर भी मैं समझता हूं कि इसको पब्लिक के अंदर जो आम खासतौर पर इमिग्रेंट्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं देखेंगे। और दूसरा ये है कि इस हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की जो जितनी भी तंजीमें हैं वो सारी इस बिल के खिलाफ हैं और गाहे बगाहे जो है वो मुजाहरे भी करती रहती हैं। और अगर ये बिल ऐसे मंजूर हुआ तो फिर मुजाहरों की मेरे ख्याल से शिद्दत के अंदर जो है वो मजीद इजाफा हो जाएगा। जी सही है। अच्छा शेख साहब, इस पे एहतजाज भी होगा, ज़ाहिर है सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स की भी हमने बात की है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है, भले हम बरतानिया को या बरतानवी हुकूमत को ये इल्ज़ाम दे दें कि उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं या वो दूसरों का कज़िया समेट रहे हैं या वो अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ये सब कर रहे हैं,
लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग बहुत बड़ा मसला तो है। इस बिल का अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो ये ह्यूमन स्मगलिंग की भी तो किसी हद तक नफ़ी कर रहा है, उसको भी तो डिस्करेज कर रहा है। हाँ नहीं, देखिए बदकिस्मती से वो जो इश्यूज जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल उनको टच नहीं कर रहा। ये क्रॉस बॉर्डर जहाँ से स्मगलिंग स्टार्ट होती है उसको डिस्कस नहीं कर रहा। ये क्रॉस बॉर्डर जहाँ से रीजंस डेवलप हो रही हैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। ये क्रॉस बॉर्डर जहाँ से लोग चलते हैं उन मुल्कों के फाइनेंशियल हालात, उन मुल्कों के पॉलिटिकल अनरेस्ट जिनमें बरतानिया का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ है। यूक्रेन की आप मिसाल अभी ले लें, कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लें, फिर वो पूरा हम देखते हैं कि लिबिया, शाम, इराक, ये सब मुल्कों में बरतानिया का कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई हाथ मौजूद रहा है जहाँ पर पॉलिटिकल अनरेस्ट इन्होंने की है। उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल जो इंस्टेबिलिटी में इन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो ये सारी रीज़न वहाँ पर मौजूद हैं जिसकी तरफ ये बिल कोई इशारा नहीं करता। एक और बड़ी अहम जो इस बिल के अंदर जो आपने अवान साहब से पूछा कि ये कैसे पास होगा, अब बदकिस्मती ये है कि इस वक्त कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं है, ख्वाह वो अपोजिशन की पार्टी हो, कि इस बिल की मुखालफत करे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ये बिल जो है इसके बारे में कोई ऐसा हम हार्श स्टैंड लें तो उसकी वजह से हमारे जो ब्रिटिश वोटर्स हैं वो ख़िलाफ़ हो जाएं। तो इस बिल को बड़ी आसानी से पास होगा और बड़ी आसानी से ये शायद इम्प्लीमेंट भी हो जाए, लेकिन इसका वाहिद जो तरीका है, वाहिद हल जो है वो अदालतों में ही आके निकलेगा, या अदरवाइज़ अपोजिशन जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाती है तो वो इस बिल को देखेंगे, इनकी सारी जजमेंट जो करेंगे कि ये बिल आया कि इस सारे मामलात को टैकल कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज़ फिर वही मसला जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर वाकई ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है तो फिर उस तरफ तवज्जो दी जाएगी कि जिन ममालिक से ये सारी छोटी कश्तियाँ, बड़ी कश्तियाँ या अदरवाइज़ कोई ट्रैवलिंग करके आ रहा है तो उन ममालिक के साथ मुआहदात किए जाएँ, क्योंकि ब्रेक्जिट की वजह से यूरोप के अंदर कोई भी मुल्क ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो बरतानिया से ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पर एक तस्वीर पोर्ट्रे की गई थी ब्रेक्जिट के लिए यूरोप के अगेंस्ट, उस चीज़ का यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा मौजूद है और वो बरतानिया को अच्छी नज़र से नहीं देखते, बरतानिया के साथ किसी किस्म का ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, वो बरतानिया को किसी किस्म की सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। बॉर्डर्स के ऊपर आप बरतानवी पासपोर्ट लेकर यूरोप में जब एंटर होते हैं तो आपको वो जो पहले इज्जत हासिल थी अब वो नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत फ़र्क आ चुका है। तो ये तवक्को करनी कि बरतानवी रिक्वेस्ट के ऊपर यूरोपियन कोई रिस्पांस देंगे, वो मेरा ख्याल से खाम ख्याली है। जी अच्छा, अमजद मलिक साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब ने एक सजेशन दी है कि आप पहले भी ये ख़त किताबत करते रहते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं बरतानिया के उन्हें ख़त लिख दीजिए और इस मामले पे आप भी अपने जो रिजर्वेशन है इस कानून को लेकर वो उनको सबमिट करें। तो क्या ख़त लिख रहे हैं आप? जी हम कोशिश तो करते हैं, 2-3 दफ़ा पिछले भी वज़ीर आज़म को एमनेस्टी के लिए खत लिखा था कि आप 5-5 साल के वीज़े दे दें और लोगों का भला होगा और आपको टैक्स मिलेगा। आप जो लोगों की पकड़ दगड़ कर रहे हैं और मालिक मकान को तंग कर रहे हैं, लोग ब्लैक इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 8-9 पाउंड घंटा मिलता है और लोग जो है 3-4 पाउंड में क्लीनिंग इंडस्ट्री में बिन उठाते हैं टेक अवे के, और ये वो क्योंकि वो बेचारे लीगल नहीं होते। तो हमने उनको कहा है कि आप इन लोगों को काम करने की जिनकी ताकत है उनको इजाजत दें, और जो वीमेन एंड चिल्ड्रन जिनको आप भेज ही नहीं सकते और 7-7 10-10 साल से यहाँ मुकीम है, उनको आप लीगलाइज करें, आपके पेपर बनेंगे, बंदे रिकॉर्ड में आएंगे और आपकी अच्छी जो है ड्यू जो डिलीजेंस है वो होगी। और अगला जो आपने कहा है, मैंने जो आपको नुकात बताए हैं ह्यूमन राइट के, मैं ये बिल जो आ जाता है तो मैं जरूर खत लिखूंगा प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इलाके में आ रहे हैं, मैं जाके मिलूंगा, वो किसी चैरिटी पे आ रहे हैं यहाँ, तो मैं जाके मिलूंगा और रिप्रेजेंटेशन करूंगा कि आप इस तरह का काम ना करें जिससे हमारी दुनिया में जागसाई होगी कि अमीर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मलिक साहब टाइम कम है, जरा गोंदल साहब लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आप समझते हैं कि टूरीज और एमनेस्टी ये दरिया के दो धारे नहीं हैं? देखें जी, मैं ये कहूँगा कि जो टोरीज है वो जब भी पावर में आती है उनका इमिग्रेशन पे जो स्टांस है वो बड़ा सख्त होता है। उन्होंने तो होस्टाइल एनवायरनमेंट
क्रिएट किया था, एक लीगल टर्म क्रिएट की थी होम ऑफिस में। और जब डेविड कैमरन प्राइम मिनिस्टर थे तो उनमें एक लोरी वैन चलती थी जिस पे लिखा होता था लीव द कंट्री। उनकी तो जो इमिग्रेशन पे पॉलिसी है वो हमेशा से सख्त रही है और एमनेस्टी इंटरनेशनल से हमेशा वो क्रिटिसिज्म फेस करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो सजेशन दी गई हैं अमजद मलिक साहब की तरफ से, असलम शेख साहब की तरफ से, और जो मैंने भी उसमें अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए आई थिंक दिस इज अनफ। और मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो जिस तरह के अमजद जी। मलिक साहब ने किया कि जो बैकलॉग है उसको खत्म करें, बिल्कुल और ठीक। जो इलीगली इधर लोग रह रहे हैं एक जी। खासी तादाद, उनको लीगलाइज करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब आपका, बैरिस्टर गोंदल साहब, असलम शेख साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब, सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।